अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है पोटेंशियल स्टेप। स्टेप पोटेंशियल भी कुछ बुक्स में लिखा होता है। तो है क्या इसमें देखेंगे, जैसे हम पहले फ्री पार्टिकल देख सकते हैं, पार्टिकल इन वन डायमेंशन देख सकते हैं, इनफाइनाइट वेल वाला केस देख चुके हैं। बिल्कुल उसी सोच पे उसी तर्ज पे पोटेंशियल स्टेप भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पोटेंशियल स्टेप से क्या होगा? लेट्स से एक सिंपल सा मसला है कि एक पार्टिकल है जो हर जगह फ्री है, मगर एक पॉइंट से पहले पहले वो एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा। लेट्स से हम कह देते हैं जहां पे x 0 है, वहां पे उसके सामने पोटेंशियल अचानक राइज कर जाता है और वो पॉजिटिव भी, रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। तो ये जो पोटेंशियल होगा इस टाइप का, उसे हम पोटेंशियल स्टेप कहेंगे। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इंसिडेंट पार्टिकल आ रहे हैं। अब उसके साथ वो जिस रीजन में है, रीजन 1 का नाम दिया, उस जगह पे उनका पोटेंशियल 0 है, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। अब उनके सामने एक रीजन 2 दिखाया गया है जिसका पोटेंशियल V नॉट है। अब हमारे सामने जो इस पूरे टॉपिक का मुद्दा होगा कि आने वाले पार्टिकल क्या इस रीजन में दाखिल हो जाएंगे, क्या इससे टक्कर खा के वापिस आ जाएंगे। तो यही सारी कैलकुलेशन हमने करनी है। तो इस चीज को मैंने समझाया इस तरीके से कि Vx आपका 0 है जब x लेस देन 0 है। ये आपका x एक्सिस है, ये 0 है। तो जब आप 0 से पीछे है तो आपका पोटेंशियल 0 है, तो V 0 चल रहा है। और जब आपके पास x ग्रेटर देन 0 है, यानी आप रीजन 2 में दाखिल हो चुके हैं, तो पोटेंशियल V नॉट है। समझ आ गई बात? अच्छा, अब हमने करना क्या है कि डायनामिक्स देखनी है। ये जो फ्लक्स ऑफ पार्टिकल्स है, इसकी हम मानेंगे कि तमाम का मैथ सेम है, तमाम सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, लेफ्ट से राइट है, पॉजिटिव यानी डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स में। तो हम वो वेव फंक्शन निकालेंगे, आइगन फंक्शन देखेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से। पहले रीजन 1 को डिस्कस करते हैं। रीजन 1 में चूंकि आपका पोटेंशियल 0 है, तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने बनाई थी उसमें V 0 कर देंगे, तो इक्वेशन इस शक्ल में आ जाएगी। चूंकि रीजन वाइज चल रहे हैं तो इस जगह का जो वेव फंक्शन होगा उसे psi1 psi2 का नाम दे देंगे। अगर आप इसके जनरल सॉल्यूशन पे जाते हो तो psi1 बराबर आ जाएगा a e की पावर योटा p1 x by h कट प्लस b e की पावर माइनस योटा p1 x ओवर h कट। अब p क्या है? ये आपके पास k रूट 2 m है। ये आपने काइनेटिक एनर्जी के टूल से पढ़ा होगा, तो वहां से ये मोमेंटम आ गया p1 की टर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे a और b किस तौर पे है? कांस्टेंट के तौर पे है। अगर देखो तो आपका जो सॉल्यूशन आया दो टर्म्स पे मुश्तमिल है। ये आपके पास बता रहा है कि जो पार्टिकल है वो मे बी रिफ्लेक्ट हो सकते हैं बैरियर से, ठीक है, और सम कुछ में से गुजर भी सकते हैं। तो जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स के बारे में बता रही है। अब जब आप रीजन 2 को डिस्कस करोगे तो अब आप कहोगे कि यहाँ का पोटेंशियल V नॉट के बराबर है, तो V की जगह V नॉट। तो वो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनाई थी, तो V की जगह V नॉट लगा देंगे तो इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी। क्योंकि हम सेकंड रीजन में है तो उस वेव फंक्शन को मैंने psi2 का नाम दे दिया। ठीक होगी बात? अब जब आप इसका जनरल सॉल्यूशन देखेंगे तो आपके पास psi2 बराबर आ जाएगा c e की पावर योटा p2x by h कट प्लस d e की पावर माइनस योटा p2x by h कट। p2 किसके बराबर है? 2me माइनस v नॉट के बराबर है। यहाँ पे C और D कांस्टेंट के तौर पे आ रहे हैं। अब इस जो आपका सॉल्यूशन आया यहाँ पे जिसे मैंने 4 नंबर नाम दिया है, इसमें भी आपकी दो टर्म्स आ रही हैं। जो फर्स्ट टर्म है वो ट्रांसमिटेड वेव को बता रही है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स में है ना। और जो सेकंड टर्म है वो जो आपके बता रही है कि वेव पॉजिटिव इंफिनिटी से आ रही है नेगेटिव एक्स की सीमत में। तो x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब पार्टिकल तो फ्लो करते जाएंगे लेफ्ट की जानिब, वहां पे तो कोई टक्कर होके वापस आने वाला सीन ही नहीं है, तो d 0 हो जाएगा, यानी उसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होगी d वाली टर्म की। तो आप इक्वेशन 4 को रिड्यूस करके इस शक्ल में ले आओगे, ये इक्वेशन 5 बन जाएगी। तो अब आपके पास एक इक्वेशन 3 है सॉल्यूशन वाली, एक इक्वेशन 5 है सॉल्यूशन वाली। लेट्स से हम कहते हैं कि कंटिन्यूटी साई की इंप्लाइज करती है कि psi1 बराबर होगा psi2 के। अगर एट x इज इक्वल टू 0 तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा साई के, यानी आप वैल्यूज प्लेस कर दोगे ना वेव फंक्शन में, तो आपके पास इस तौर पे लिखा जा सकता है कि जो psi1 की वैल्यू आई है दिस वन,
और जो साई 2 की वैल्यू आई है इसमें x 0 करो तो c बचेगा, इसमें x 0 करो तो a प्लस बी बचेगा। ठीक है, तो वही मैंने लिखा कि a प्लस बी बराबर है किसके, c के। इसी तरीके से कंटिन्यूटी है, डी साई बाई डी एक्स इंप्लाई करती है कि सेकंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल साई 1 का लो और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल साई 2 का लो, और x 0 पे उनका जवाब सेम आएगा। तो वो आप करेंगे तो सिंपल उसी तरीके से, यानी इसका भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ले लो, इसका भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ले लो और वहां पे x 0 कर दो, जो जवाब आए तो P1 A माइनस बी बराबर आ जाएगा P2 C के। तो ये रिजल्ट आ गया जिसे मैंने A और B का नाम दिया। अब अगर आप C की ये वाली वैल्यू यानी जो A प्लस बी है इसमें लगा दो यहाँ पे, तो वो आपके पास शक्ल इस रूप में आ जाएगी। तो अब आप इनको अंदर जरबे दे दो, ये आपके पास जब P1 वाली फैक्टर इधर है, P2 वाले एक तरफ है, A वाली टर्म एक तरफ कर लो, B वाली टर्म एक तरफ कर लो, फिर A कॉमन ले लो, B कॉमन ले लो, तो यहाँ से B का आंसर निकाला जा सकता है। तो B आ जाएगा P1 माइनस P2 ओवर P2 प्लस P1 इंटू A। अब अगर मैं इक्वेशन ए देखूं, यहां से मैं बी की वैल्यू देखूं तो वो सी माइनस ए लिखा जा सकता है, ये मैंने लिख दिया। अब आप इसमें बी की वैल्यू प्लेस कर दो, तो आप बी की यानी बी के अंदर प्लेस कर दो, यानी ये जो आपने बी की वैल्यू यहाँ पे लगानी, दिस वन, इस जगह पे, तो वो मैंने वैल्यू प्लेस कर दी, ये मैंने लिख भी दी थी। तो यहाँ पे बी की वैल्यू लगा दो, तो अब आपके पास अंदर जरबे दे दो, तो आपने क्या करना है कि P1 A इधर भी है, P1 A 2 टाइम हो जाएगा, सी वाली टर्म उधर ले जाओ, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब अब आपके पास बी और सी आपके वो एम्पलीट्यूड है जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड बीम्स के हैं। अगर आप पीछे पढ़ के आए तो आपको पता होगा बी किसके लिए था, रिफ्लेक्टेड के लिए, सी किसके लिए था, ट्रांसमिटेड बीम के लिए। ठीक है, ये इन टर्म ऑफ आपने एम्पलीट्यूड निकाला है इंसिडेंट वेव के। अब यहाँ पे ए मालूम होगा, तो ए आपका एक वाहिद अननोन कांस्टेंट है, वो हम नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगा के हासिल कर सकते हैं। अब आपके पास रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेशन जो है पोटेंशियल डिसकंटिन्यूटी पे हम डिफाइन करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट, ये आपकी रिफ्लेक्टेंस होगी। ट्रांसमिटेंस क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। तो ये रेशियो अब ये आर और टी के नाम से मशहूर होगा, आगे चल के हम इनकी वैल्यू निकालने। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है। दो तरह के मामला हमारे सामने आ जाएंगे कि जो आने वाले पार्टिकल की एनर्जी है वो पोटेंशियल से बढ़ ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो जैसे मैंने पहला केस लिया कि आने वाले पार्टिकल्स की एनर्जी पोटेंशियल से ज्यादा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पोटेंशियल V नॉट था, तो ये आने वाले पार्टिकल की एनर्जी है। तो ये टक्कर जो रीजन 1 है, ये रीजन 2 है जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो अब आपके पास सिचुएशन कुछ यूं चल रही है कि आप कहेंगे कि यहाँ पे जो P2 था, जो 2m E माइनस वी नॉट जो हमने अज्यूम किया था, तो अब E चूंकि V नॉट से बड़ा है, जवाब पॉजिटिव में आएगा, तो ये एक रियल वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगर मैं करंट डेंसिटी निकालता हूँ रीजन 1 के अंदर, तो आपके पास सिचुएशन कुछ ये बनेगी। करंट डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास JH का 2I आयोटा m साई कॉन्जुगेट डेल्टा साई माइनस साई डेल्टा साई कॉन्जुगेट। तो अब आप इसको लिख सकते हैं साई 1, चूंकि आप रीजन 1 के अंदर हैं तो वहां पे साई 1 था, पार्शियल डी साई 1 ओवर डी एक्स माइनस साई 1 और डी साई हिस्टेरिक ओवर डी एक्स। तो मैंने इनके कलर लगा दिए ताकि मुझे उनकी वैल्यू समझानी आसान हो। तो साई 1 कॉन्जुगेट, तो ये साई 1 है, जब आप इसका कॉन्जुगेट उठाओगे तो ए के ऊपर भी आ जाएगा, बी पे भी आ जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो वो मैंने करके लिख दिया, रेड कलर में देख रहे हैं। फिर ब्लू कलर में क्या है, साई 1 का आपने डिफरेंशियल लेना है एक्स के लिहाज से। तो जब आप डिफरेंशियल लेंगे तो योटा P1 H कट नीचे उतर आएगा, इसमें भी वो कॉमन लेके मैंने वो लिख दिया। ये ब्लू कलर में आप देख रहे हैं डिफरेंशियल आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया, ब्लैक कलर में वो साई 1 की वैल्यू आ गई। फिर ग्रीन कलर में कॉन्जुगेट का डिफरेंशियल उठाना है, तो वो जो कॉन्जुगेट की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है, इसका डिफरेंशियल उठाओगे तो ये स्टोर पे आ जाएगा। अब जस्ट इसको सिंपल अलजबरा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये चीजें कॉमन लेके कट कटा जाएंगी, P1 बाई M A स्टैरिक माइनस B स्टैरिक, तो ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर की सूरत में आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा। तो अब आपके पास ये रिलेशन क्या बता रहा है कि इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है कि जो रीजन 1 है वो डिफरेंस है बिटवीन टू टर्म्स का, ए और बी का। फर्स्ट टर्म किसके प्रोपोर्शनल है, इंसिडेंट वेव के, और सेकंड टर्म किसके प्रोपोर्शनल है, रिफ्लेक्टेड बीम के। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी करंट की निकालें
तो वो आपके पास ये कहलाएगी प्रोबेबिलिटी करंट की रिफ्लेक्टेड बीम की, ये आ जाएगी, जिसे मैंने इक्वेशन 8 और 9 का नाम दे दिया। अब आप रीजन 2 के अंदर चले जाएँ, जब आप रीजन 2 में जाएँगे तो करंट डेंसिटी का फार्मूला वही है, अब आपने उसे सेकंड रीजन के लिहाज से साई 2 का नाम दे दिया है, साई 2 अब हमारे पास ये है, तो रेड कलर में पहले आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, वो मैंने कॉन्जुगेट लेके लिख दिया, फिर आपने सेकंड ब्लू कलर में इसका डिफरेंशियल उठाना है, वो मैंने डिफरेंशियल लेके लिख दिया, माइनस आई 2 वैसे ही आ जाएगा, फिर आपके पास ग्रीन कलर में मैंने इसके कॉन्जुगेट का डिफरेंशियल लेके लिख दिया। इसको भी सिंपल अलजेब्रा से सॉल्व करेंगे, चीजें कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो P2/2m आ जाएगा, C स्टेरिक प्लस C स्टेरिक 2 टाइम हो जाएगा, ये 2 इस 2 नीचे वाले 2 से कट जाएगा, तो P2/m इंटू C स्टेरिक आ जाएगा, तो आप इसे मॉडुलस का स्क्वायर P2/m लिख सकते हैं। ये ट्रांसमिटेड करंट है। अब जो 8वां और 9वां है, यानी आप रिफ्लेक्टेंस निकालना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट और मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट, ये आप निकाल चुके हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। इसका आप वैल्यू रेशियो उठा लोगे, जब आप रेशियो उठाओगे तो P/m कट जाएगा, D स्क्वायर का मॉडुलस A का मॉडुलस, तो आप B की वैल्यू तो जानते हो, B की जब स्क्वायर ले लोगे ऊपर, तो आपके वहां ऊपर वाले का भी स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर, A स्क्वायर, वो A स्क्वायर नीचे वाले A स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये बच जाएगा आपके पास, जिसे हम R के तौर पे कहेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, P2/P1 को K कह देता हूँ, तो वो आपने इस तरीके से, यानी दोनों साइडों को P1 से भी डिवाइड उसके ये एंड पे हमें इससे समझाना जरा आसान हो जाएगा, इसलिए ये स्टेप किया है। अब आप 8 और 10 को जब देखते हैं, तो ये 10 है जिसमें ट्रांसमिटेड आ रहा है, और ये 8 है जो इंसिडेंट का बता रहा है। तो आपके पास ट्रांसमिटेंस क्या थी, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट, दोनों की वैल्यू लगा दो। अब C आप जानते हैं 2P1 P2 प्लस P1 आ जाएगा, ये वैल्यू लगाएंगे तो A से नीचे वाले से कट जाएगा, तो सिंप्लीफाइड वर्जन में आपके पास क्या बचेगा, 4P1 P2, ये है ना mm से कट जाएगा, तो P1 प्लस P2 और आपके पास होल स्क्वायर, चूंकि आपके यहाँ पे C का स्क्वायर लेना था तो P1 का स्क्वायर होना था, वो नीचे वाले P1 से कट के सिंपल P1 बच जाएगा, तो 4P1 P2। तो अब आपके पास उसी तरीके से यही P2 ओवर P1 K के बराबर होता है, तो ये 4K के बराबर आ जाएगा, 1 प्लस K होल स्क्वायर के तौर पे लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन 12 आपकी आ गई। अब ये जो K आपने बनाया है ना, इसमें P2 की वैल्यू भी हमारे पास है, P1 की वैल्यू भी है, वो वैल्यू लगा दो तो इक्वेशन इस रूप में आएगी। ये बहुत चीजें हमें समझाएगा। 1 माइनस वी नॉट ओवर ई। इक्वेशन 12 क्या बता रही है कि जब आप E को स्मॉलर करोगे तो आपके पास T स्मॉलर से स्मॉलर होता चला जाएगा, यानी ये वाला फैक्टर। वो कैसे, जब आप E को स्मॉल कर रहे हो तो इस सारे का मतलब क्या है, नीचे वाला फैक्टर छोटा होता जा रहा है, इसका मतलब वी नॉट बढ़ता जाएगा, तो आपके पास अगर E बराबर हो गया V नॉट के तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो K 0 हो गया तो T 0 हो गया, तो इसका मतलब आपकी ट्रांसमिशन 0 होगी, उस वक्त रिफ्लेक्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी। अगर आप कहते हो E बहुत बड़ा है V नॉट से, उस सूरत में देखो, जब E बहुत बड़ा होगा V नॉट से तो आपका K 1 हो जाएगा, तो R उस वक्त रिफ्लेक्टेंस 0 हो जाएगी, ट्रांसमिशन मैक्सिमम हो जाएगी, यानी जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसके पास हाई एनर्जी है, तो स्टेप पोटेंशियल जो है उसके लिए कोई काम ही नहीं करेगा, वो तो बड़ी आसानी से उसे क्रॉस कर देगा, तो कोई आपके पास नोटिसेबल इफेक्ट नहीं आएगा उसकी मोशन पे। अब अगर हम बात उल्टी करते हैं कि E लेस है V नॉट से, जैसे आप ये डॉटेड लाइन से E देख सकते हैं, तो अब इसका मतलब E आपके पास लेस है V नॉट से, तो ये तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, तो ये तो एक इमेजिनरी टर्म बन जाएगी, तो मैं इसको अगर माइनस कॉमन लेके इस तरह योटा स्क्वायर की सूरत में लिख देता हूं, तो वो योटा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, योटा बन जाएगा V नॉट माइनस E। जब आप इसका कॉन्जुगेट उठाएंगे तो ये माइनस आ जाएगा साथ में, तो माइनस P2 लिखा जा सकता है। ठीक हो गया, ये चीज इस तरीके से लिखी जा सकती है। ओके, अब आपके पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, तो करंट की वो इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, साई 2 के लिहाज से हम चलेंगे तो आपके पास वो हमने उसका इक्वेशन लिख दी, साई 2 कॉन्जुगेट डी साई बाई डी एक्स माइनस साई 2 डी साई कॉन्जुगेट बाई डी एक्स, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब जो साई 2 है उसके लिहाज से ये वैल्यूज लग जाएंगी। अब हम सिंपल एक काम करेंगे कि P2 कॉन्जुगेट बराबर है माइनस P2 के, तो जहां जहां P2 कॉन्जुगेट आएगा उसकी जगह माइनस P2 लगाएंगे, मैंने ये मैजेंडा कलर में हाईलाइट कर दिया है जहां जहां मैंने ये चेंजेस की हैं। अब आप इसको सिंप्लीफाई वर्जन करोगे तो ये सारा कट के 0 हो जाएगा, तो जब आपके पास ट्रांसमिटेड ही 0 है तो पूरा T 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब R प्लस T, R बराबर आ जाएगा 1 के। ये उस सूरत में जब आपके पास E इज लेस देन V नॉट है, यानी आने वाले इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल से थोड़ी है, तो वो सारे ही टक्कर खा के वापिस आ जाएंगे, ट्रांसमिशन होगी ही नहीं।
तो ये एक सादा-सा कांसेप्ट था पोटेंशियल स्टेप का हमारे पास। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।